नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। तो खबरदार में अब हम बात करेंगे उस खुशखबरी की जो बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर रही है। दरअसल कोरोना संक्रमण के बड़े खतरे के बीच कल से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है हमारे देश में। कल सुबह 8 बजे से वैक्सीन सेंटर्स पर 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। जिन लोगों ने कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया था वो कल से वैक्सीन लगवा पाएंगे। फिलहाल हमारे देश में 15 से 18 वर्ष के करीब 10 करोड़ बच्चे हैं जिन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन की रेस में 2 कंपनियां भारत बायोटेक और जायडस कैडिला हैं। बच्चों को फिलहाल भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई जानी है। कोवैक्सीन की 2 डोज बच्चों को लगाई जाएगी। वैक्सीन की दोनों डोज में 21 दिन का अंतर रखा जाएगा। सरकारी अस्पतालों में कोवैक्सीन मुफ्त में लगेगी। प्राइवेट अस्पतालों में 1200 से 1400 रुपए आपको बच्चों को वैक्सीन लगाने के देने होंगे। बच्चों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हो रही है। उससे पहले कई वैक्सीन सेंटर्स पर इसका ड्राई रन भी किया गया। बच्चों को वैक्सीन दिए जाने के लिए अलग से सेंटर बनाए गए हैं। देखिए, कोरोना से डर नहीं लगता अंकल, वैक्सीन ना होने से लगता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों की जुबान पर यही डायलॉग होता है जब उनसे पूछिए कि कोरोना संक्रमण से डर नहीं लगता। कोविड के केसेस डेली बढ़ रहे हैं तो हम बाहर जाते हुए हमें डर लगता है कि कुछ हमें कोविड ना हो जाए, तो इसलिए हम सेफ फील कर पाएंगे। हमारे पेरेंट्स भी हमें अलाउ कर देंगे बाहर जाने के लिए। अभी कोविड के बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं ना, और हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते घर से बाहर जाने के लिए। अभी जैसे वैक्सीनेशन हो जाएगा तो अच्छे से बाहर वगैरह जा पाएंगे, कॉलेज वगैरह रीस्टार्ट वगैरह कर पाएंगे हम। डर लगे भी क्यों ना, 18 साल से ऊपर के लोगों को तो वैक्सीन मिल गई। वैक्सीन लगने के बाद वो कुछ हद तक कोरोना संक्रमण से सुरक्षित भी हैं, लेकिन उनका क्या जिनकी उम्र 18 साल से कम है। कल से ये डर खत्म होने जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी ने क्रिसमस पर 15 से 18 वर्ष के बच्चों को खास तोहफे का ऐलान किया था। 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। अब 15 से 18 साल की उम्र वाले बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है क्योंकि उन्हें कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा सुरक्षा कवच मिलने जा रहा है। रजिस्ट्रेशन कराने आए हूँ अपने लिए वैक्सीन की, और हमें बहुत एक्साइटेड है। हम वैक्सीन जल्द से जल्द आए और हम वैक्सीनेटेड हों और सेफ फील कर पाएं और हमारे पेरेंट्स भी सेफ फील करें, तो काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। सरकार के निर्देशों के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के बाद 3 जनवरी से वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इससे पहले वैक्सीन सेंटर पर अलग अलग खास तैयारियां की गई। दिल्ली में बच्चों को वैक्सीन देने के लिए 159 वैक्सीन सेंटर की व्यवस्था की गई है। ऐसे ही एक सेंटर को बच्चों के लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया है। यहाँ पर बच्चों को वैक्सीन लगवाना बोरिंग ना लगे, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं स्टार इमेजिन एंड पैथ लैब के अंदर। आपको दिखाना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं वो सुबह से ही लैब के अंदर पहुंच रहे हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और उनके लिए इस लैब में खास तरीके की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं ताकि बच्चे जब यहाँ पर आए तो वो अपने आप को बोर महसूस न करें। और इसीलिए तमाम तरीके की बुक्स, तमाम तरीके के कार्ड्स और तमाम जो लूडोज हैं, इस तरीके के गेम्स जो है वो यहाँ पर बच्चे जो है वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कल कोविन पोर्टल ओपन हो गया था, रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से शुरू हो गया था, तो हमने देखा कि पोर्टल ओपन होते ही रजिस्ट्रेशन हो गए। हमारे पास सोमवार और मंगलवार तक के जो है स्लॉट सारे फुल हो गए हैं और पेरेंट्स और बच्चे काफी आके वैक्सीनेशन सेंटर्स को विजिट कर रहे हैं और उनमें काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि बच्चों को काफी टाइम से और इवन पेरेंट्स को काफी समय से इंतजार था। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में बच्चों के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। स्कूल कॉलेजों में भी वैक्सीन लगाने की तैयारी की गई है। नोएडा के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में 15 से 18 साल के बच्चों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जानी है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ आने वाले बच्चों के लिए वैक्सीन लगाने की अलग व्यवस्था की गई है।
15 से 18 साल के बच्चों को टीकाकरण लगाने के लिए अलग अलग राज्य अपनी तरीके से प्रिपरेशंस कर रहे हैं। इस वक्त मैं नोएडा के चाइल्ड पीजीआई में हूं, उत्तर प्रदेश में, जहां पर 27 ऐसे सूची बनाई गई है सेंटर्स की, जिसमें स्कूल भी होंगे और अस्पताल भी होंगे जहां पर बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अकेले नोएडा में ही 27 सेंटर बनाए गए हैं। यहाँ पर बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। बच्चों को वैक्सीन दिए जाने की एक चुनौती ये भी है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम के दौरान अस्पताल में भारी भीड़ होती है। ऐसे में बच्चों को भीड़ में जाकर वैक्सीन लगवाना खतरनाक हो सकता है। 15 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन की तैयारियां भी इन्हीं सेंटर्स को करनी है। बच्चों के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, लेकिन साथ ही साथ ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़े हैं। इस वजह से अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है, क्योंकि खतरा तेजी से बढ़ रहा है। नहीं, दूसरी डोज लगाना जरूरी भी है और मेरी तो आज ही स्लॉट था, तो मुझे आज ही लगाना था। लेकिन मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने दूसरी डोज नहीं लगाई है वो जल्दी से लगा ले, क्योंकि ये जो दूसरा वेरिएंट आ गया है कोरोना का, तो उसके लिए जरूरी है बचाव। बच्चों की वैक्सीनेशन प्रक्रिया को सरल रखा गया है। कोशिश की गई है कि बच्चे खुद आकर वैक्सीन लगवा सके। इसके अलावा कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर माँ बाप के आने पर उनके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। वैक्सीनेशन से पहले कई अस्पतालों में ड्राई रन किया गया। तो देखिए पूरी प्रक्रिया किस तरह से होगी वो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले जब बच्चे आएंगे तो उनका यहाँ पर नाम, नंबर और साथ ही साथ बाकी सारी डिटेल्स, एड्रेस हो गया, आधार कार्ड नंबर हो गया, सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी जाएंगी। उसके बाद जब अंदर एंट्री करते हैं, कोवैक्सीन रजिस्ट्रेशन रूम है ये। जब बच्चे यहाँ पर एंट्री करेंगे अपने पेरेंट्स के साथ, तो सबसे पहले वो आएंगे यहाँ पर कोवैक्सीन वेरिफिकेशन डेस्क पर। यहाँ पर यदि आपने अपने एप्लीकेशन कोविन ऐप पर यदि आपने रजिस्टर किया हुआ है, तो वो कोविन ऐप का रजिस्ट्रेशन स्लॉट आपको यहाँ पर बैठे व्यक्ति को दिखाना पड़ेगा। कोशिश ये की जा रही है कि बच्चों को बाकियों की भीड़ से अलग रखकर ही वैक्सीन लगाई जाए। वैक्सीनेशन के प्रोटोकॉल के तहत वेटिंग रूम की व्यवस्था भी अलग रखी गई है और चाइल्ड स्पेशलिस्ट के जरिए बच्चों के स्वास्थ्य पर नजर रखी जाएगी। हमने एक दिन में 500 लोगों का भी स्लॉट्स फिक्स किया है। अगर ज्यादा होंगे तो हम लोग 1000 बच्चों तक एक दिन में वैक्सीनेट कर सकते हैं। क्या कुछ पूरी प्रक्रिया है? जब बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे, बच्चे अकेले आते हैं, किस तरह की प्रक्रिया उन्हें फॉलो करनी पड़ेगी? बिल्कुल, तो प्रक्रिया बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहली बात, जो भी बच्चे आते हैं या तो वो कोविन पर रजिस्टर होकर आएंगे। अगर वो रजिस्टर करके नहीं आ रहे, वॉक इन आ रहे हैं, तो उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद उनका बिलिंग होगी। और बिलिंग के बाद जैसे एक काउंटर देख रहे हैं, यहाँ पे नर्सेज बैठी हुई, उनका पूरा स्क्रीनिंग फॉर्म होगा। स्क्रीनिंग में उनका एज है, उनका वेट है, हाइट है, उनका वाइटल्स है, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी टेम्परेचर, SpO2 चेक करेंगे। और कोई एलर्जी तो नहीं है उनको, कोई कोमॉर्बिड कंडीशन तो नहीं है, वो चेक करेंगे। उसकी स्क्रीनिंग के बाद इनिशियली वो जाएंगे डॉक्टर के पास। डॉक्टर जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है वो उनको असेस करेगा, दोबारा कंफर्म करेगा और वैक्सीन के लिए अलाउ करेगा कि वैक्सीन लग सकती है नहीं लग सकती। मुंबई में भी बच्चों को वैक्सीन लगाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। मुंबई के BMC वैक्सीनेशन सेंटर पर कल से बच्चों को कोवैक्सीन दी जाएगी। देश में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कल से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। मुंबई में इसके लिए खास तौर पे तैयारियां की गई है। 9 लाख से ज्यादा जो बच्चे हैं वो 15 से 18 के एज ग्रुप में आते हैं और BMC के जो कुल 9 जंबो कोविड सेंटर है वहां पर ये वैक्सीनेशन कैंप चलाया जाएगा। इस वक्त हम BKC के वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद है। ये मुंबई का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है और कल यहां पर ठीक 11 बजे जो है 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन खोला जाएगा। खुद मुंबई के गार्डियन मिनिस्टर आदित्य ठाकरे यहां पर आके इसका उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि जो प्राइवेट अस्पताल है वो अपनी अवेलेबिलिटी यानी कि जो कोवैक्सीन जो बच्चों को लगनी है उसकी अवेलेबिलिटी पर जो है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। प्राइवेट में जो वैक्सीनेशन है वो एक वैक्सीन का जो डोज है वो 1200 में आपको मिलेगा। BMC का जो तैयारी है वो ये भी है कि स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके बच्चों को वैक्सीनेट किया जाए। मुंबई के इस सेंटर पर कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ आने वाले बच्चों को जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाकर उन्हें घर जाने दिया जाए। इसके पीछे वजह है मुंबई में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में सेंटर पर भीड़ जुटाने से बचा जाए। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन प्राप्त हो चुके हैं कि 15 से 18 जो एज ग्रुप है उसमें कोवैक्सीन के डोज देने हैं, उस हिसाब से महानगर पालिका आयुक्त जी और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर हेल्थ इनके इंस्ट्रक्शन आ चुके हैं। 3 जनवरी को सुबह से ही वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो अगर आपने बच्चों की वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो तुरंत कोविन ऐप पर करवाइए। दिल्ली से सुशांत मेहरा, मुंबई से सौरभ वक्तानिया, नोएडा से मिलन शर्मा और तेजश्री पुरंदरे के साथ
आज तक ब्यूरो। कल से 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, लेकिन देखा जाए तो बच्चों को वैक्सीन दिए जाने के मामले में भारत कई देशों से बहुत पीछे है। दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। इसमें अलग अलग उम्र के हिसाब से वैक्सीन बच्चों को लगाई जा रही है। जैसे 21 देश ऐसे हैं जहां 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इनमें जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, डेनमार्क, स्पेन, फ्रांस, ग्रीस, आयरलैंड, जॉर्डन, मोरक्को, नामीबिया, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, कोलंबिया, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे शामिल हैं। इसके अलावा 7 देश ऐसे हैं जहां 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। इनमें इटली, चेक रिपब्लिक, इजराइल, ओमान, सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका शामिल हैं। इसके अलावा चीन, हांगकांग, अर्जेंटीना में 3 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है और क्यूबा और वेनेजुएला में 2 साल से ऊपर के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। फिलहाल हमारे देश में कोवैक्सीन को ही बच्चों को लगाने की इजाजत दी गई, लेकिन कई वैक्सीन कंपनियां बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल कर रही हैं। मतलब आने वाले भविष्य में बच्चों के पास भी कई तरह के वैक्सीन के विकल्प होंगे। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का 2 वर्ष के ऊपर के बच्चों के लिए भी और तीसरे और चौथे फेज के ट्रायल इस समय चल रहे हैं। कोवैक्सीन के ये ट्रायल 2 से 6 वर्ष और 6 से 12 वर्ष तक के अलग अलग चल रहे हैं। 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए अलग ट्रायल चल रहा है। बायोलॉजिकल ई की कोवैक्सीन और वैक्सीन कॉर्बोवैक्स के भी दूसरे और तीसरे ट्रेस के ट्रायल जो हैं वो इस समय चल रहे हैं। ये कंपनी 5 से 18 साल उम्र के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल कर रही है। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन भी बच्चों पर अपनी वैक्सीन का ट्रायल कर रही है। भारत में भी 12 से 17 साल के बच्चों पर इसका ट्रायल फिलहाल चल रहा है। बच्चों को वैक्सीन दिए जाने की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी, लेकिन हमारे देश में कोरोना वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है, आइए ये भी हम आपको जल्दी से बता देते हैं। फिलहाल हमारे देश में 18 वर्ष के ऊपर के 89.7% लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मतलब इन लोगों को पहली डोज लग चुकी है। 18 वर्ष से ऊपर की 64.3% आबादी ऐसी है जिन्हें दोनों डोज लग चुकी है। मतलब ये पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं। कई राज्य हमारे देश में ऐसे हैं जहां पर वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया 100% तक पूरी हो चुकी है। कई राज्य बहुत तेजी से अपने नागरिकों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने की कोशिश में आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों को वैक्सीन लगने की खबर एक तरफ देश में करोड़ों माता पिता के लिए खुशी की खबर है, तो दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण ने नई तेजी बहुत बुरी तरह से हमें डराती है। भारत में कोरोना की रफ्तार कल के मुकाबले आज 21% की रफ्तार से बढ़ गई। मतलब कल हमारे देश में 22,775 मामले सामने आए थे, लेकिन पिछले 24 घंटों में ये मामले बढ़कर 27,553 हो चुके हैं। मतलब यह हुआ कि पिछले 24 घंटों में हमारे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 21% बढ़ गई है। और अगर अब हम आपको पिछले 5 दिनों का आंकड़ा दिखाएं तो 28 दिसंबर को 9,195 कोरोना पॉजिटिव मिले, 29 दिसंबर को 13,154 हो गए, 30 दिसंबर को 16,764, 31 दिसंबर को 22,775 कोरोना पॉजिटिव और नए दिन के पहले दिन 27,553 कोरोना पॉजिटिव हमारे देश में मिले। तो इन आंकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि हमारे देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। बस इस पर अब आधिकारिक मुहर अभी नहीं लगी है, जो लगनी बाकी है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि करीब इतने ही मामले वर्ष 2021 में 15 और 16 मार्च के बीच आए थे, जिसके बाद दूसरी लहर की बात कह दी गई थी, क्योंकि दूसरी लहर का पीक समय मई था जब संक्रमितों की संख्या 3 से 4 लाख प्रतिदिन तक हमारे देश में पहुंच चुकी थी। फिलहाल हमारे देश में मिले कुल मामलों में से 5 राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा कोरोना फैल रहा है और इनमें नंबर 1 पर है महाराष्ट्र, जहां पर एक दिन में 11,877 संक्रमित मिले। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 4,512, दिल्ली में 3,194, केरल में 2,435, तमिलनाडु में 1,489 केस मिल चुके हैं। तो देश में कुल कोरोना संक्रमितों में से 74% मामले इन्हीं 5 राज्यों में से हैं और पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 284 लोगों की मौत भी हुई है। एक्सपर्ट्स ने पहले भी ये कहा था
कि जब हमारे देश में कोरोना के एक्टिव केस 1 लाख से ज्यादा हो जाते हैं तो सावधानी पहले से कहीं ज्यादा हमें बरतनी होती है। आपको हम डराना तो बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन फिलहाल हमारे देश में कोरोना के 1,22,000 से ज्यादा एक्टिव केस हो चुके हैं। अब आप खुद सोच लीजिए कि कितनी सावधानी बरतने का यह समय आ चुका है। लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे हमारे देश में कोरोना की सख्ती और प्रतिबंधों का स्तर, और इसे देखकर आप अंदाजा लगाइए कि तीसरी लहर में प्रतिदिन कितने केस आ सकते हैं अभी के मुकाबले। कोरोना वायरस छप्पर फाड़ संक्रमण दे रहा है। और लोग झोली फैलाए संक्रमण ले भी रहे हैं। सर्कस में मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने वाला जितना रिस्क नहीं लेता है, ये लोग उससे बड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ खतरा ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए मामले हैं। संक्रमितों का पॉजिटिविटी रेट 3.64% है। लेकिन दिल्ली के सीएम कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं है। आज हमारी तैयारी है 37,000 बेड्स की। दिल्ली में आज दिल्ली सरकार 37,000 कोरोना के ऑक्सीजन बेड्स की तैयारी करके बैठी है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 37,000 बेड्स हमारे पास तैयार हैं। पैनिक होने की कोई बात नहीं है, सबको जिम्मेदारी से काम लेना है, लेकिन पैनिक होने की कोई बात नहीं। हाँ, तो अगर चिंता की कोई बात नहीं है तो देखिए तमाशा, भीड़ देखिए। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का उल्लंघन देखिए। राजधानी दिल्ली में लोगों की लापरवाही का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लापरवाही के चलते अगर बात की जाए तो दिल्ली में कोरोना के जो मामले हैं वो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। कल में दिल्ली के अंदर 2700 से ज्यादा मामले कोरोना के सामने आए हैं। और इसके अलावा हम आपको दिल्ली के बाजारों की तस्वीरें दिखाएंगे। सुबह के वक्त आप देख सकते हैं कि ये लाल किले के पास का कबूतर बाजार है, जहां पर सुबह के वक्त भारी भीड़ जो है वो जुटी हुई है। लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी का लोग पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले और वो लोग जो ओमिक्रॉन को कम खतरनाक बताते हैं, उनके लिए एक्सपर्ट्स की खास सलाह है। देखिए, जैसे कि एक डर था कि फिर से केसेस बढ़ेंगे, और क्योंकि फिर से कंप्लेसेंट हो गए थे लोग। सेकेंड वेव से पहले भी यही हुआ था, लोगों को लगा कि कोविड खत्म हो गया, केसेस खत्म हो गए हैं। वही हुआ है कि अब थर्ड वेव ऑलमोस्ट टकरा रही है हमारे पे, और 27,000 केस। अब दिल्ली में देखिए 500 केसेस 4 दिन पहले, 500 से 923, फिर 1317, फिर 1716 और कल 2700 आ गया है कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि इंडिया में 1,22,000 एक्टिव केसेस कोरोना के आ चुके हैं। साथ में 28,000 केसेस जो हैं वो हर दिन कोरोना के आ रहे हैं। 924 मृत्यु हो गई है 24 घंटों में, इसलिए हमें घर से बाहर निकलना बंद करना पड़ेगा। स्कूल कॉलेज बंद, सिनेमा थिएटर पर पाबंदियां, मेट्रो बस ऑटो के लिए अलग कानून, बाजारों में ऑड इवन के नियम, सब करके देख लिया। येलो अलर्ट जारी करके देख लिया, लेकिन लोग मानने को राजी नहीं हैं। सरकार ने रोड साइड टेस्टिंग की व्यवस्था भी कर दी है। ताज़ा विश्लेषण आंकड़ों का यही कहता है कि ऐसे पेशेंट, उनका नंबर्स भले हो, इन्फेक्शन भले बढ़ रहा हो, लेकिन जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनकी संख्या बहुत ही कम है। और आंकड़ा ये बताता है कि तकरीबन 0.22% ही ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। साफ तौर पर आप देखिए, अलग अलग जगहों पर कुछ इसी तरह से जो RT-PCR का टेस्ट चल रहा है, एक बार जैसे ही नंबर बढ़ा, ऐसे में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो टेस्टिंग है वो बढ़ा दी गई है। दिल्ली के बाद हरियाणा चलिए, ये गुरुग्राम की तस्वीरें हैं। ये गुरुग्राम का सदर बाजार है। कोरोना के संक्रमण के चलते आदेश ये थे कि इसे शाम 5 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा, लेकिन इस तरह के आदेशों के हालात देखिए। अब राज्य के मंत्री जी से सख्ती वाले बयान सुनिए।
आपको पता है कि तीसरी लहर ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज हरियाणा में लगभग 500 केस प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। आज 2000 से ऊपर केस हो गए हैं। हमें सब जगह सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सरकार ने नई पाबंदियां लगाई हैं, जिलों को 2 हिस्सों में बांट दिया। जिनमें ज़्यादा संक्रमण है उनको एक कैटेगरी में रखा है, उसमें गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, अम्बाला, पंचकुला है। इनमें ज़्यादा सख्तियां लगाई गई हैं, बाकियों में भी सख्तियां लगाई गई हैं। पूरे साल स्वास्थ्य और सुरक्षित रहने की मन्नत के साथ लोग मंदिरों में भी खूब पहुंचे। हम आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं। हालात देखिए, हजारों की संख्या में लोग पूजा पाठ के लिए पहुंच रहे हैं। कोविड नियमों का पालन दूर दूर तक नहीं होता दिख रहा है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में मिले हैं। पिछले 24 घंटे में वहां 9000 से ज्यादा केस सामने आए और महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा मामले मुंबई में मिल रहे हैं। यहाँ 6000 से ज्यादा केस एक ही दिन में मिले। वजह इस तरह की लापरवाहियां हैं। मरीन ड्राइव पर दिख रही लापरवाही ने कोरोना को ड्राइव करने का ग्रीन सिग्नल दिया है। देश में पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर का प्रदेश, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 4512 मरीज मिले और इसके पीछे कारण है लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। हालात ये है कि प्रशासन सड़क पर उतरकर लोगों को याद दिला रहा है कि सुरक्षित रहना है तो मास्क लगाओ। देश में कोरोना के 27,000 से ज्यादा मामले आए हैं पिछले 24 घंटे में। लेकिन इस बढ़ते खतरे को देखकर भी लोगों के अंदर कोरोना का डर नहीं नजर आ रहा है। दिल्ली से सुशांत मेहरा और राम किंकर सिंह, शिरडी से नितिन मिराणे, चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के संकट के बाद अब खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का दिल जीतने मेरठ पहुंचे। उत्तर प्रदेश में मौसम चुनाव का है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी भी अपने साथ शिलान्यास और विकास के वादों का बड़ा तोहफा लेकर मेरठ पहुंचे। पीएम मोदी की मेरठ यात्रा में सबसे बड़ा तोहफा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के शिलान्यास का है, जहां आने वाले समय में 1000 से ज्यादा खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कोचिंग और सुविधाएं दी जाएंगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 32 खिलाड़ियों से संवाद भी किया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के खिलाड़ी शामिल हुए। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को एक बड़ा तोहफा दिया। अपनी मेरठ यात्रा के दौरान और द्वारा पीएम मोदी ने विकास के अलावा दूसरे राजनीतिक संदेश देने का प्रयास भी किया। आज सबसे पहले पीएम मेरठ के उस ऐतिहासिक ओगढ़नाथ मंदिर पहुंचे जिसका नाता 1857 की क्रांति से है। इस प्राचीन शिव मंदिर में 1857 के क्रांतिकारियों की बैठक हुआ करती थी। पीएम मोदी ने इस मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान पीएम के साथ सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थे। इसके बाद पीएम का काफिला शहीद स्मारक पहुंचा, जहां 1857 की क्रांति के शहीदों को नमन किया गया और यहां के संग्रहालय में मौजूद क्रांतिवीरों से जुड़ी यादों को नजदीक से उन्होंने देखा। इसके बाद राजनीतिक मंच से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए प्रधानमंत्री ने विकास योजनाओं की घोषणा की। पिछले 1 महीने में प्रधानमंत्री मोदी लगातार पूर्वांचल की यात्रा कर रहे हैं, जहां एक्सप्रेसवे से लेकर काशी कॉरिडोर के उद्घाटन की चर्चाएं पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। लेकिन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बारी है, इसलिए यहां की जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही सौंपी गई है। जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे। अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। पूर्वांचल में सियासी पकड़ मजबूत करने के बाद अब बारी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान पर बीजेपी को बढ़त दिलाने की।
इसलिए जिम्मेदारी भी बीजेपी के सबसे बड़े योद्धा ने संभाली हुई है। आज पीएम मोदी खेल और युवाओं के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का दिल जीतने मेरठ पहुंचे। यहाँ मंदिर दर्शन से लेकर शिलान्यास तक और विपक्ष पर व्यंग्यवाण से लेकर चुनावी वायदों तक सब कुछ शामिल था। जिधर युवाओं के कदम बढ़ जाए, मंजिल अपने आप चरण चूमने लग जाती है। युवा नए भारत का कर्णधार भी है। युवा नए भारत का विस्तार भी है। हमारा ध्येय साफ है। हमारा युवा ना सिर्फ रोल मॉडल बने, वो अपने रोल मॉडल पहचाने भी। साथियों, सरकारों की भूमिका अभिभावक की तरह होती है। योग्यता होने पर बढ़ावा भी दें और गलती होने पर ये कहकर ना टाल दें कि लड़कों से गलती हो जाती है। रिमोट का बटन दबाकर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने की कृपा करें। पीएम मोदी ने आज मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया और बटन दबते ही शिलापट का अनावरण। करीब 37 हेक्टेयर इलाके में 700 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा। सिंथेटिक हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और कबड्डी के मैदानों के अलावा लॉन टेनिस कोर्ट, जिम, दौड़ने के लिए सिंथेटिक स्टेडियम, स्विमिंग पूल समेत अन्य सुविधाएं भी होंगी। इसके अलावा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में शूटिंग, स्क्वैश, जिम्नास्टिक, वेट लिफ्टिंग, तीरंदाजी जैसे खेलों की भी सुविधाएं होंगी। मेरठ में खेल और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए पीएम का यह तोहफा चुनाव में कितना काम आएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन चुनावी खेल के इस मैदान पर आज पीएम मोदी ने समाजवादी खिलाड़ियों पर जमकर व्यंग्यवाण चलाए। जब पहलों की सरकारें थी, तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। भाइयों और बहनों, मेरठ यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने हर उस पहलू को छुआ जिससे मेरठ और आसपास के लोगों का सीधा कनेक्शन है। मेरठ में चोरी की गाड़ियों के ठिकाने से लेकर सूतीगंज बाजार का जिक्र भी पीएम ने अपने भाषण में किया। इस बाजार की चोरी की गाड़ियों को काटने और पार्ट्स बेचने वाले कई कबाड़ियों की 65 करोड़ की संपत्ति यूपी सरकार के आदेश पर कुर्क कर दी गई थी। आज पीएम मोदी ने योगी सरकार के इस कदम की खूब तारीफ की। यहां मेरठ के सोतीगंज बाजार में साथियों, ये सोतीगंज बाजार में गाड़ियों के साथ होने वाले खेल का भी अब द एंड हो रहा है। अब यूपी में असली खेल को बढ़ावा मिल रहा है। यूपी के युवाओं को खेल की दुनिया में छा जाने का मौका मिल रहा है। जादूगर के नाम पर
इसमें कोई शक नहीं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान राजनीति का केंद्र है और किसान आंदोलन का सियासी डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी बढ़त कायम रखना चाहती है। इसीलिए 14 सितंबर को अलीगढ़ में पीएम मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था और आज मेरठ यात्रा पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास। लेकिन विकास भरी योजनाओं के बीच सियासी मुद्दों पर लोगों का ध्यान लाने की पूरी कोशिश की गई। यूपी में अपराध पर काबू पाने के साथ पीएम ने पलायन करने वाले हिंदुओं की घर वापसी पर योगी सरकार की पीठ थपथपाई। बीजेपी के लिए ये ऐसा मुद्दा है जो पिछली बार यूपी चुनाव में बहुत हावी रहा था, इसलिए आज पीएम ने इसका जिक्र किया। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। ये उत्तर प्रदेश की जमीन पर पिछले 25 दिनों में पीएम की 8वीं बड़ी यात्रा है। पिछले महीने तक पीएम का फोकस पूर्वांचल के इलाकों पर था, लेकिन इस बार बारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की है। पिछले 25 दिनों का हिसाब देखें तो 7 दिसंबर को पीएम खाद कारखाने का उद्घाटन करने गोरखपुर पहुंचे। 11 दिसंबर को नहर परियोजना के लिए बलरामपुर, 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, 18 दिसंबर को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, 21 दिसंबर को प्रयागराज दौरे पर रहे, 23 दिसंबर को अमूल प्लांट का शिलान्यास करने के लिए वाराणसी पहुंचे, 28 दिसंबर को कानपुर मेट्रो का उद्घाटन किया और आज 2 जनवरी को मेरठ पहुंचे। 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये आधुनिक यूनिवर्सिटी दुनिया की श्रेष्ठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में से एक होगी। पश्चिमी यूपी का दिल जीतने के लिए बीजेपी ने पीएम मोदी को यह जिम्मेदारी सौंपी है। अब देखना यह है कि शिलान्यास और वायदों की ये सियासी कोशिश यूपी चुनाव में बीजेपी को कितनी सफलता दिला पाती है। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। मेरठ यात्रा के द्वारा बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाराज किसानों को खुश करने का प्रयास कर रही है। इससे पहले अलीगढ़ में भी जाट नायक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक नए विश्वविद्यालय के शिलान्यास को अंजाम दिया गया। पिछले कई चुनावों में जाट वोट बैंक के कारण से बीजेपी को सत्ता पाने में काफी आसानी हुई थी, लेकिन इस बार समीकरण कुछ बदले हुए हैं और इसीलिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है। पूर्वांचल में विकास योजनाओं के जरिए वोटरों को लुभाने के बाद अब बारी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि इसे नहीं साधा तो यूपी चुनाव में मुश्किल हो जाएगी। बीजेपी को इस बात की आशंका है कि किसान आंदोलन की वजह से जाट आबादी का असर यूपी चुनाव की दिशा और दशा पर पड़ सकता है। इसीलिए विकास योजनाओं के जरिए सबको साधने की कोशिश की जा रही है। इसमें शक नहीं कि पश्चिमी यूपी में जीतना है तो जाट वोटों को साधना जरूरी है। यहाँ का जातिगत ताना बाना ऐसा है कि जाटों के आशीर्वाद के बिना जीत पाना असंभव है। कुछ आंकड़ों पर गौर कर लेते हैं। पश्चिमी यूपी में 22 जिलों में 14% जाट आबादी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 77% जाट वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 91% जाट वोट मिले। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इतना समर्थन मिला कि राष्ट्रीय लोकदल 1 सीट जीत पाई। वोटों की यही वो ताकत है जो राजनीतिक पार्टियों को जाटों के शरण में जाने को मजबूर कर देती है। मेरठ देश की एक और महान संतान मेजर ध्यानचंद जी की भी कर्मस्थली रहा है। कुछ महीने पहले केंद्र सरकार ने देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार का नाम दद्दा के नाम पर कर दिया। आज मेरठ की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी
मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित की जा रही है। बीजेपी भी इस फंडे को अच्छी तरह समझती है और जानती है कि सिर्फ अयोध्या और काशी मॉडल से बात नहीं बनेगी। इसलिए उसने पश्चिमी यूपी को साधने के लिए अलीगढ़ के बाद मेरठ का रुख किया, ताकि जाट वोट बैंक के नुकसान की भरपाई दूसरे वोटरों से की जा सके। पश्चिमी यूपी का जातीय और मजहबी पेच ही कुछ ऐसा है कि इसमें उलझने की मजबूरी है। 14% जाट, 16% दलित और 22% मुस्लिम। बीजेपी की जाट लैंड में शिलान्यास वाली राजनीति को जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को खुश करने के लिए परशुराम की मूर्ति का सियासी दांव चल रही। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी की तर्ज पर अखिलेश यादव ने पूरे यूपी में 300 यूनिट फ्री बिजली वाला सपना भी दिखा दिया। आज बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज भी समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देने आया है और हम भविष्य में ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से परशुराम जयंती के लिए छुट्टी थी वो दोबारा होगी। समाजवादी पार्टी की सरकार। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।